नमस्कार। हमने अब तक जो सब प्रॉपर्टीज़ देखी वो क्या थी? रॉक प्रॉपर्टी थी। अब पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं हम रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी हम अब देखने वाले हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी अब हमने अब तक क्या देखा है? एब्सोल्यूट के हमने देखी थी, ठीक है। एब्सोल्यूट के अंदर डार्सी लॉ भी देखा था। अब बात करने वाले हैं रिलेटिव, यानी कि मोर देन वन फ्लूइड। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो भी पैरामीटर रिलेटिव होता है वो ऑलवेज क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, ठीक है, मैं अपीयर हो जाता हूँ आपके सामने, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलो, डायमेंशन लेस होती है। और हमने क्या बात की थी कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जब सिंगल फ्लूइड होता है तब हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब टू और मोर देन इमिसिबल फ्लूइड है तो ईच फ्लूइड का बिहेवियर कैसा होगा वो हम क्या करेंगे, अब अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले इफेक्टिव परमिएबिलिटी, इफेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होता है? जब एक से ज़्यादा फ्लूइड पोरस मीडिया में प्रेजेंट होते हैं तब हर पर्टिकुलर फेस की, यानी कि ऑयल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और गैस प्रेजेंट है, तो पर्टिकुलर फ्लूइड की जो परमिएबिलिटी होती है उसे ही हम इफेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। अब ऑयल तो उसकी कुछ परमिएबिलिटी होगी, वाटर तो उसकी कुछ परमिएबिलिटी होगी, गैस होगा तो गैस की कुछ परमिएबिलिटी होगी। अब इफेक्टिव परमिएबिलिटी स्ट्रॉन्ग फंक्शन होती है सैचुरेशन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्ट्रॉन्ग फंक्शन होती है किसका? सैचुरेशन का, ठीक है। जिसका सैचुरेशन ज़्यादा, अज्यूम कर लो अगर वाटर सैचुरेशन हाई है तो किसकी परमिएबिलिटी हाई होगी? वाटर की परमिएबिलिटी हाई होगी। सो ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन होती है, वो हम देखेंगे अभी। अब इफेक्टिव परमिएबिलिटी हर एक फ्लूइड की अपनी अपनी होती है, उसे हम इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। कि ये KO है, KW है, KG है। इंडिविजुअल फ्लूइड की जो परमिएबिलिटी होती है जब मोर देन वन फ्लूइड, यानी कि ये तीनों प्रेजेंट है, उस केस में KO क्या है, KW क्या है, KG क्या है, कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लो मूव कर रहा है, वो हमें इफेक्टिव परमिएबिलिटी से पता चलता है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को मैंने क्या बोला था? डायमेंशन लेस है तो के रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ गिवन लिक्विड क्या होगी? के इफेक्टिव ऑफ गिवन लिक्विड अपन के एब्सोल्यूट। इसका मतलब अगर मैं ऑयल की रिलेटिव लिखना चाहूँ तो KO अपन के एब्सोल्यूट को K से डिनोट करते हैं। KRW लिखना चाहूँ तो क्या होगा? KW अपन K। और KRG लिखना चाहूँ तो क्या होगा? KG अपन K, ठीक है। इफेक्टिव अपन एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कब होती है? जब सिंगल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो के रिलेटिव की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज लेस देन 1 होगी, क्योंकि के इफेक्टिव होती है वो ऑलवेज क्या होती है? के एब्सोल्यूट से तो भाई कम ही होने वाली है, क्योंकि जब सिंगल फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वो जितना फास्ट मूव कर सकता है उतना किसी के प्रेजेंस में मूव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी परमिएबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन 1 होगी। वैसे भी परसेंटेज ही है एक टाइप के, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड परमिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये परसेंटेज के तौर पे भी लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही। आपको अगर कोई पूछ ले कि KRO 0.6 है तो KRW क्या होगी? 0.4 या उससे कम होगी, ठीक है। 0.4 या उससे कम होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी के
कर्व के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, हमने मोस्ट ऑफ इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है, पर फिर से अब हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मुझे ओपन करनी होगी अपनी हैंडबुक, जिसे क्या बोलते हैं हम, तारिक अहमद बुक। ठीक है, हम इसमें से देखेंगे, क्योंकि मैं ड्रॉ करूँगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा होगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो हम देखते हैं तारिक अहमद में से। ओके, तो अब तक बताया वो तो आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे हम ठीक है। ये FFPM है जो इसके बाद शायद स्टार्ट हो, इसके बाद तो नहीं होगा। ये देखते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी आने ही वाला है। आजा आजा आजा। ओके ठीक है। तो टू फेज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब हम इस कर्व को समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे, देखो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये कहाँ चला गया। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा भाई। ठीक है, अब जब तक हम इस कर्व को अंडरस्टैंड करते हैं तब तक शायद वीडियो की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये कर्व है टू फेज। कौन कौन से फ्लो है इसमें, ऑयल है और वाटर है। ठीक है, अब हम बात करें रिलेटिव परमिबिलिटी की। अब जैसे जैसे ये देखो, ये 100 है, वो क्या है, 100 क्या होता है, 100 क्या होता है, वाटर सेचुरेशन 100 कब होता है, ये 100 है अभी के लिए। ठीक है, 100 है। तब देखो इनिशियली वाटर का सेचुरेशन क्या हो रहा है, यहाँ तक आया, तब तक ये जो कर्व है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, KRW इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये KRW इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो वाटर की परमिएबिलिटी है वो क्या हुई, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेचुरेशन 100% था, उसके बाद थोड़ा सेचुरेशन कम हुआ, क्रिटिकल सेचुरेशन ऑयल का हुआ, वहाँ से ये ऑयल क्या हुआ, परमिएबल होना स्टार्ट हो गया। तो इस पोर्शन पे
वाटर की परमेबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, ऑयल कहाँ पे ऑक्यूपाई है, लार्जर पोर्स में ऑक्यूपाई होता है, और वाटर कहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, स्मॉल पोर्स में ऑक्यूपाई होता है। अब लार्ज पोर्स में जो ऑक्यूपाई है वो इजीली मूव होएगा, तो जैसे ही क्रिटिकल सैचुरेशन बढ़ा तब तक वाटर की जो परमेबिलिटी थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। उसके बाद जैसे 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 नॉन वेटिंग फेज यानी कि वाटर का सैचुरेशन बढ़ रहा है, हम ये वाटर वेट मान के ही चल रहे हैं, इसीलिए तो वाटर स्मॉल पोर्स में लिया। तो यहाँ पे जैसे जैसे ऑयल का सैचुरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑयल का सैचुरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी परमेबिलिटी भी बढ़ रही है। और वाटर का सैचुरेशन हम इस ओर जा रहे हैं, तो वाटर का सैचुरेशन यहाँ पे देखो कम हो रहा है, तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कर्व नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, जब SWC आ जाए यानी कि कॉर्नेट वाटर सैचुरेशन पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉर्नेट वाटर सैचुरेशन मिल गया वहाँ पे ये देखो वाटर की के क्या हो गई, KRW यहाँ पे क्या है, 0 है। और यहाँ पे देखो KRO क्या हो गई, मैक्सिमम यानी कि 1 हो गई, ठीक है, या फिर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल जब स्टार्ट किया बिलो, ये क्या है, क्रिटिकल ऑयल सैचुरेशन, उसके बिलो क्या था, ऑयल की परमेबिलिटी क्या थी, वो क्या थी, 0 थी, क्योंकि क्रिटिकल सैचुरेशन ही नहीं पहुंचा था। फिर बढ़ा 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 यहाँ पे क्या हुआ, सैचुरेशन ऑयल का मैक्सिमम हो गया और क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि ये कर्व चेंज होता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी किस हिसाब से चेंज होती है, उसी हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, ये रोक क्या है, वाटर वेट है, हमने सब कुछ डिस्कस किया ही है, ये कोई अलग कर्व नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हम अगर इस ओर बढ़े कि इनिशियली वाटर ऑयल सैचुरेशन 100 है, उसके बाद हम बढ़े तो ठीक है, तो ये जो SWC है यहाँ पे SWC की वैल्यू देखो 20 है, रीच होता है तब तक ये ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कैसा है, हाई वैल्यू अटेंड किए हुए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हाई वैल्यू क्यों हो रही है, ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है कि ऑयल कहाँ पे होता है, लार्ज पोर में होता है, और वाटर कहाँ ऑक्यूपाई होगा, स्मॉल पोर में। इसके बाद तो बहुत ही स्मॉल पोर हो गए, यहाँ पे जो लो सैचुरेशन है, अगर इसका मैं कैपिलरी कर्व आपको साइड में ड्रॉ करके दिखाऊँ तो वो हमने देखा था इस तरह से आ रहा था, PC वर्सेस SW का कर्व, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कॉर्नेट वाटर सैचुरेशन है वहाँ पर PC क्या हो जाता था, वेरी हाई हो जाता था। तो यहाँ पे जो SWC रीच हुआ यानी कि यही पॉइंट की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑयल होगे वो लार्ज पोर में होगे और वो वाटर होगा वो स्मॉल पोर में होगा। तो उस हिसाब से स्मॉल पोर में उसको मूव करने के लिए ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ऑयल की परमेबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ये लार्जर पोर में और लार्जर पोर में इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका पूरा उल्टा है, यानी कि जो जैसे ही ऑयल एंटर होगा तो ऑयल कहाँ एंटर होगा, लार्ज पोर में एंटर होगा। तो जो वाटर की परमेबिलिटी है लार्जर पोर में उससे ड्रास्टिकली रिड्यूस कर लेगी। लेकिन यहाँ पे तो वाटर ऑलरेडी स्मॉल पोर्स में होते हैं, तो ऑयल जो लार्ज पोर में उसकी परमेबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होती। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी इस कर्व की, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ आगे बताई थी कि वाटर वेट रॉक है तो उसमें कौन से रेसिडुअल सैचुरेशन की वैल्यू हाई होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे ये 20 से ये ऑयल की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल का क्रिटिकल सैचुरेशन देखो क्या है, लेस देन 20 है, तो वाटर का क्रिटिकल सैचुरेशन ही हाई होगा। क्यों हाई होगा, इसीलिए हाई होगा क्योंकि ये वाटर वेट रॉक है। और ये बात हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तो अभी के लिए फिर से मैं
ब्रीफ करना नहीं चाहता। ठीक है, अब ये सिस्टम थी ऑयल एंड वाटर। अब हम बात करेंगे सॉरी अगेन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पेज नंबर भी मैंने याद नहीं रखा, चला गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गैस और ऑयल की। ठीक है, किसकी? गैस और ऑयल की। अब गैस और ऑयल की बात करते हैं तो उसमें क्या चेंज आ रहा है। अब गैस और ऑयल सिस्टम है तो फिर उसमें गैस क्या होगा अपना नॉन वेटिंग फेज, और ऑयल क्या होगा अपना वेटिंग फेज हो जाएगा। ठीक है, ऑयल क्या हो जाएगा वेटिंग फेज। ठीक है, और गैस क्या होगा, गैस क्या होगा नॉन वेटिंग फेज। ओके चलो, अब सेम कर्व यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे गैस है वो क्या है नॉन वेटिंग फेज है, ऑयल है वो क्या है वेटिंग फेज है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो गैस के लिए जो क्रिटिकल गैस सेचुरेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है बहुत ही लेस है। क्यों? गैस ऑलरेडी क्या होती है स्मॉलर इन साइज होती है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इजीली फ्लो होना स्टार्ट कर लेती है, तो सबसे कम गैस क्रिटिकल गैस सेचुरेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इतना पोर्शन आने में ये गैस है वो कहाँ पे होगी लार्ज पोर्स में भी होगी। तो ये जो लार्ज पोर्स में जो ऑयल है उसको ड्रास्टिकली क्या कर रही है देखो रिड्यूस कर रही है। उसके बाद ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे गैस का सेचुरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी के आरजीबी बढ़ रही है। और ये जैसे जैसे ऑयल का सेचुरेशन ये लिखा है वो क्या है ऑयल का सेचुरेशन है। ठीक है, वो कम हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है उसकी परमेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, फिर क्रिटिकल सेचुरेशन या रेसिडुअल सेचुरेशन पहुंच जाएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो इनिशियली जो ऑयल के लिए क्रिटिकल सेचुरेशन चाहिए ये क्या है कॉनेट वाटर प्लस रेसिडुअल ऑयल सेचुरेशन दोनों का सम है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑयल कहाँ पे होता है स्मॉल पोर्स में होता है। ठीक है, और गैस कहाँ होती है लार्ज पोर्स में होती है। मोर ओवर गैस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो इजीली मोबाइल होता है, तो ये वैल्यू देखो उससे भी बहुत ही कम क्या हो रही है कम हो रही है, जहाँ पे यहाँ पे क्या है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि गैस लार्जर पोर में इजीली अवेलेबल हो रहा है और इसमें जो ऑयल है वो स्मॉल पोर में बेचारा पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से इजीली मूव नहीं हो पा रहा है, उसका वैल्यू बहुत हाई हो रहा है, उसके बाद ही वो मूव करने के लिए एबल हो रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न है और ये दोनों कर्व है। तो इसमें देखो क्रिटिकल गैस सेचुरेशन की वैल्यू कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसमें क्रिटिकल आगे वाले कर्व में हमने क्या देखा था किसकी वैल्यू वो होगी क्रिटिकल, वो उसमें क्या था क्रिटिकल वाटर कॉनेट वाटर सेचुरेशन की वैल्यू किससे ज़्यादा आ रही थी रेसिडुअल ऑयल सेचुरेशन से या क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन से ज़्यादा आ रही थी। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, एस जी सी की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी किससे कम होगी ऑयल के क्रिटिकल से कम होगी, और ये वैल्यू ऑलवेज मैक्सिमम होगी। और ये ड्रास्टिकल रिड्यूस को क्यों हो रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है वो लार्ज पोर और स्मॉल पोर ऑक्यूपाइड के कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। और दूसरी चीज़ इसमें पूरा कर्व देखो कहाँ पे राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा कर्व देखो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन की वैल्यू बहुत ही कम होती है। और दूसरी चीज़ इसकी जो रेंज है वो भी ऊपर वाले कर्व से, ये जो रेंज है वो भी ऊपर वाले कर्व से बहुत छोटी है। ठीक है, उसी के लिए उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात थी, हमने देखा रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व की, जो मैंने डायरेक्टली आपको इसी में से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी रेंज ये वाइड रेंज पे है। ठीक है, अब इसके बाद दो सेंटेंस जो
इस बुक में दिए हैं वो सेंटेंस को हम समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम नोट में आ चलते हैं। अब क्या समझना है वो देख लेते हैं। अब इसमें एक सेंटेंस दिया है जिसमें शायद आपके पास अगर ओल्ड वर्जन है तो उसमें मैं मान रहा हूँ उसमें गलती भी है। उसमें क्या दिया है, एम्बिशन प्रोसेस होती है, जो क्या होती है, एम्बिशन प्रोसेस होती है, वो नॉन वेटिंग फेज की मोबिलिटी को हायर सैचुरेशन पे लूज करती है। किससे, नॉन वेटिंग फेज की मोबिलिटी जो ड्रेनेज प्रोसेस कर रहा हो। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बोला ही वैसे था। तो एम्बिशन लूज नॉन वेटिंग फेज मोबिलिटी एट वैल्यू ऑफ नॉन वेटिंग फेज सैचुरेशन देन ड्रेनेज, ठीक है। या फिर जो एम्बिशन प्रोसेस है उसमें जो नॉन वेटिंग फेज की जो मोबिलिटी है वो हायर सैचुरेशन पे लूज होती है। किसके रिस्पेक्ट में, जो मोबिलिटी नॉन वेटिंग फेज होती है उससे ड्रेनेज में ही लूज होती है। चलो, इससे समझ नहीं आ रहा, ग्राफ से समझते हैं। चलो, अच्छे से समझेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलो, ये ऐसे है, हमने देखा था जो एक प्रोसेस ऐसे था, दूसरा प्रोसेस ऐसे था। ये था ड्रेनेज, या फिर ऐसे समझो ये SW है, ठीक है ना। रुको, अच्छे से ड्रॉ करते हैं, रेड से ड्रॉ करते हैं ताकि ब्लैक उसमें अंडरस्टैंडिंग में यूज़ कर सके, ठीक है। अब ये देखो, एक ये है, एक ये है, ये प्रोसेस है, और दूसरी ये है एम्बिशन, ठीक है। ये है ड्रेनेज। अब यहाँ पे क्या है, SW है, ठीक है। यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90% है, और यहाँ पे 80% ले लेते हैं। चलो, अब ये सेंटेंस जो दिया है ये क्या बोल रहा है, पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। और उसमें भी इसमें शायद नॉन वेटिंग की जगह वेटिंग लिख के दिया है, वो आप रेक्टिफाई कर लेना। अब यहाँ पे मैं SO वैल्यू भी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे SO होता है 10% और यहाँ पे SO होता है 20%, ठीक है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि जो एम्बिशन प्रोसेस है, ठीक है, एम्बिशन प्रोसेस है, वो अपनी नॉन वेटिंग फेज की मोबिलिटी, नॉन वेटिंग फेज कौन सी होती है, ऑयल होती है, उसकी मोबिलिटी, चलो एम्बिशन प्रोसेस पकड़ लो और वहाँ पे देख लो कि नॉन वेटिंग फेज की मोबिलिटी कब लूज़ होती है। देखो, जब ये 20% सेचुरेशन हो जाएगा ऑयल का, ठीक है, तो ये मोबिलिटी लूज़ कर देगा। उसका मतलब 20% सेचुरेशन है ऑयल का, वो किसके लिए है, एम्बिशन के लिए है, ठीक है। एम्बिशन प्रोसेस लूज मोबिलिटी ऑफ नॉन वेटिंग फेज एट हायर सेचुरेशन, कितना है इसमें, 20%। देन किससे, ड्रेनेज प्रोसेस में, किसमें, ड्रेनेज प्रोसेस में नॉन वेटिंग फेज की सेचुरेशन जो मोबिलिटी लूज करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि एम्बिशन प्रोसेस में जो सेचुरेशन है ऑयल का, तब जो उसकी मोबिलिटी लूज हो रही है, जैसे कि इसमें 20% के बाद देख रहे हो आप कोई मोबिलिटी नहीं है, वो वैल्यू क्या है, हायर है। किससे हायर है, जो ड्रेनेज प्रोसेस है उसमें नॉन वेटिंग फ्लूइड यानी कि ऑयल है, और उससे जो मोबिलिटी लूज हो रही है वो सेचुरेशन से क्या है, एम्बिशन प्रोसेस में वैल्यू हायर मिल रही है। यहाँ पे देखो ड्रेनेज में ये 10% से मोबिलिटी लूज कर रहा है। मैंने आपको बोला था ये कर्व इस तरह से है तो ये कर्व डिफरेंटली पाथ फॉलो करेगा और वो इनसाइड ही होगा, ठीक है। ये सेंटेंस था।
इसको याद नहीं रखना है, आप सेंटेंस को मत याद रखो, इसमें आप डिफरेंट अप्रोच लगाओ, इसमें आपको कर्व याद रखना है, ठीक है। ये ड्रेनेज है, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एम्बिशन यहाँ पे ही आएगा, बात ख़त्म। अगर एग्ज़ाम में भी आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी अगर प्रोसेस आ रही है, SW देखना ईश्वर होगा, और हमें ये सब याद रखना है, ये एरो भी याद रखना है। यहाँ पे 0% है, क्योंकि एक भी पैरामीटर चेंज हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि एम्बिशन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ये 90 है, ये 80 है, वाटर का सेचुरेशन लिया, लेकिन ये सेंटेंस बात किसकी कर रहा है, नॉन वेटिंग फेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये हम नॉन वेटिंग फेज के सेचुरेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 20% है, ये 10% है, उसका मतलब क्या, जो नॉन वेटिंग फेज ने यहाँ पे जो सेचुरेशन लूज़ किया, वो सेचुरेशन कौन सा है, 20%। वो एम्बिशन में क्या होता है, हाई होता है, किससे, ड्रेनेज से, ठीक है। ड्रेनेज में कितना मिला, 10%। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप ये सेंटेंस मत याद रखो, बहुत ही उलझ जाओगे। आपको ये कर्व याद रखना है, याद इतना रखना है कि एम्बिशन प्रोसेस ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज प्रोसेस। दूसरा सेंटेंस ऐसा ही है, उसमें क्या लिखा है, ड्रेनेज प्रोसेस लूज, यहाँ पे देखो वेटिंग फेज आ जाएगा, लूज वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर saturation than emission process lose its wetting phase mobility। ओके, इसका मतलब हम समझ लेते हैं, ड्रेनेज प्रोसेस लूज वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर सेचुरेशन देन एम्बिशन प्रोसेस लूज इट्स वेटिंग फेज मोबिलिटी। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब वेटिंग फेज की बात कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये दो कर्व क्यों लिए, क्योंकि वो नॉन वेटिंग फेज की बात कर रहा था, और नॉन वेटिंग फेज में ये कर्व यूज़ होता है, ठीक है। अब ये वेटिंग फेज की बात कर रहा है और उसमें मोबिलिटी लूज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कर्व भी ऐसे। तो ये क्या है, एम्बिशन, ये क्या है, ड्रेनेज। कैसे पता चलेगा, आप खुद सोचो, ये SW ईश्वर बढ़ रहा है, यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 100% है, ठीक है। यहाँ पे KRO या जो भी है, आप PC भी लिख सकते हो, KR भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने आगे शायद। तो ये क्या है, ये दो कर्व किसके है, KRW के है, ठीक है। क्या है, KRW के है। ये जो दो कर्व थे वो किसके थे, वो KRO के थे, ठीक है। आगे हमने कर्व देखा ही था, ठीक है, हमने ऐसा कर्व देखा था, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये किसका था, ऑयल का, ये किसका था, वाटर का। मैंने बोला था ये ड्रास्टिकली क्यों रिड्यूस होता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस समझो, ड्रेनेज प्रोसेस लूज वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर सेचुरेशन, क्या बोल रहा है, हाई सेचुरेशन पे किसकी, वेटिंग फेज यानी कि वाटर की मोबिलिटी लूज करेगा। चलो ड्रेनेज प्रोसेस देखते हैं और एम्बिशन प्रोसेस देखते हैं वाटर के लिए, ठीक है। तो ये हो गई ड्रेनेज प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग फेज का सेचुरेशन क्या है, 20%, यहाँ पे 10%। तो बात क्या हुई, ड्रेनेज प्रोसेस लूज वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर सेचुरेशन ऑफ वेटिंग फेज, ये लिखना मैं भूल चुका था, ठीक है। ड्रेनेज प्रोसेस लूज वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर सेचुरेशन ऑफ वेटिंग फेज देन एम्बिशन प्रोसेस लूज इट्स वेटिंग फेज मोबिलिटी। ओके, इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कर्व याद रखना है, और याद रखना है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे KRW है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अगर वाटर वेट है, वाटर वेट होगा तभी तो ये ड्रेनेज है और ये एम्बिशन है। देखो यहाँ पे वाटर का सेचुरेशन कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में वाटर का सेचुरेशन बढ़ रहा है, तो एम्बिशन है। तो हमें क्या याद रखना है, एम्बिशन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज, हमें ये बात याद रखनी है। तो ये एम्बिशन है, तो ये ड्रेनेज है। अब आप सेंटेंस चेक करो, ड्रेनेज प्रोसेस कहाँ पे मोबिलिटी लूज कर रहा है, वेटिंग फेज के 20% सेचुरेशन में, वहीं पे एम्बिशन कहाँ पे अपनी मोबिलिटी लूज कर रहा है,
वेटिंग फेज के 10% सेचुरेशन में। तो 20% सेचुरेशन में अगर ये मोबिलिटी लूज कर रहा है तो ये वैल्यू क्या है, हायर है। वही तो लिखा है सेंटेंस में कि ड्रेनेज प्रोसेस लूज वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर सेचुरेशन ऑफ वेटिंग फेज देन इम्बिशन प्रोसेस लूज इज वेटिंग फेज मोबिलिटी। अगले विधान जो ऊपर देखा था वो विधान देखते हैं। इम्बिशन प्रोसेस ये सेंटेंस भी अब देख लेते हैं अच्छे से, वो अच्छी बार नहीं हुआ था शायद। एम्बिशन प्रोसेस लूज क्या है, नॉन वेटिंग फेज मोबिलिटी, लूज नॉन वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर वैल्यू ऑफ नॉन वेटिंग फेज saturation then ड्रेनेज डीड। ओके, इसका मतलब भी वही है, पर इसमें हम ऑयल की बात कर रहे हैं तो आपको ये करेक्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करेक्ट करना है, उसमें यहाँ पे शायद वेटिंग फेज के सेचुरेशन पे लिखा है, यहाँ पे आएगा नॉन वेटिंग फेज सेचुरेशन। ठीक है, इम्बिशन प्रोसेस लूज नॉन वेटिंग फेज मोबिलिटी एट हायर वैल्यू ऑफ नॉन वेटिंग फेज सेचुरेशन देन ड्रेनेज डिड। इसका भी मीनिंग होता है कि इम्बिशन इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज। और आप यहाँ पे देखोगे ये 10% पे नॉन वेटिंग फेज कौन सी है, ऑयल, उसकी मोबिलिटी, नॉन वेटिंग फेज का सेचुरेशन कितना है 10%। तो नॉन वेटिंग फेज यानी ऑयल की मोबिलिटी नॉन वेटिंग फेज के सेचुरेशन यानी कि 10% पे लूज कर रहा है, वो है ड्रेनेज। और इम्बिशन प्रोसेस है वो 20% नॉन वेटिंग फेज की मोबिलिटी और नॉन वेटिंग फेज के सेचुरेशन पे लूज कर रहा है। तो कौन सा ज़्यादा, इम्बिशन का ज़्यादा है। तो सेंटेंसेस क्या है वो आपको अब समझ में आ जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये सेंटेंस याद रखना है और ये सेंटेंस याद रखना है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस नहीं याद रखने हैं, फिर से आप भूल गए। आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि इम्बिशन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज। सिमिलरली इसमें भी इम्बिशन इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज। क्या याद रखना है, इम्बिशन इज ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द ड्रेनेज। ओके, सो ओवरऑल कहो कैसे होगे, देखो सॉरी ठीक है, इस तरह से है। तो आपको क्या याद रखना है, ये ड्रेनेज है, ये इम्बिशन है, ये ड्रेनेज है, ये इम्बिशन है। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए। ठीक है, ये आपको गुरु मंत्र याद रखना है। ठीक है, अब रिलेटिव परमेबिलिटी में थोड़ी बात कर रहे हैं। आपको पहले जो ये सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ये फिर से जो दोबारा मैंने ये सेंटेंस लिखा और आपको एक्सप्लेन किया वो आप समझ लो। तारे अहमद पढ़ोगे तब आपको यहाँ पे वेटिंग फेज लिखा मिलेगा, वो आपको करेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लिनियरिटी इन दी रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व। ठीक है, इसको हम लीनियर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत सिंपल है, उसके दो रिलेशनशिप है वो आप याद रख लो कि भाई रिलेटिव परमेबिलिटी के आर जी अपन के आर ओ होता है। अगर मैं इसको लीनियर बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे परमेबिलिटी रेशियो भी माना जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है के आर ओ अपन के आर डब्ल्यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या है परमेबिलिटी रेशियो, ये भी क्या है परमेबिलिटी रेशियो। अब आपको ये रेशियो का केवल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये गैस की एबिलिटी आपको इंडिकेट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ऑयल के रिस्पेक्ट में, कि गैस कितना फ्लोएबल होगा, कितना मूवेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। और सिमिलरली यहाँ पे ऑयल कितना मूवेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। अब आपने ये दो इक्वेशन याद रख लिए, पर इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होता है सैचुरेशन निकालने के लिए या फिर ये डेटा निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, अगर मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है,
वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा किस में, दूसरे में। अब इसको मुझे लीनियर बनाना है। अभी क्या ये y = mx+c के फॉर्म में है? नहीं है। हमें ये एक्सपोनेंशन को रिमूव करना है। एक्सपोनेंशन कैसे रिमूव होगा? दोनों ओर log लेना होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड log ले रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको इसके लिए क्या करना है? आपको log आना चाहिए, log लेना आना चाहिए। दोनों साइड में अगर log ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये दो मल्टीप्लिकेशन में है, उसका क्या किया? प्लस किया। अब ई की ln x होता है ऐसा कुछ, तो इसका आंसर x आता है। यानी कि जो ई की होती है, जो क्या होती है, ओके सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। चलो प्रूव कर ही देते हैं, अब बात की है तो ये है, ये तो सिंपल है। अब log मैंने क्या लिया? ऐसा लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ई बेस है, ये ई बेस है, BSG। अब ऐसा है तो इसका आंसर क्या आता है? ये क्या आएगा? ये क्या है? आगे आ जाएगा। और log ई बेस ई क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसमें ln लिया है, वो याद रखना, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है? ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। गेट का पता नहीं, इस पे भी क्वेश्चन बना ले। आपको क्या दे? एक साइड KRG दे, एक साइड KRO दे, दूसरी ओर KG दे, फिर इसमें कुछ डेटा दे दे XYZ, इसमें कुछ डेटा दे दे ABC, इसमें कुछ डेटा दे दे 1 2 3। फिर आपको क्या करने को बोले? आपको क्या निकालना है? आपको कांस्टेंट A निकालना है। ये तो मैथमेटिक्स अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी पैरामीटर आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर वो ऐसे बोल दे कि ये और ये स्ट्रेट लाइन में है, ये दोनों इस तरह से log बोल दे, और ये बोल दे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। उसका स्लोप कुछ बोल दे AM है, उसका इंटरसेप्ट A है, ये A दे दे, फिर ये सब कुछ डेटा दे दे और आपको स्लोप निकालने को बोले तो आपको आना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन पे से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, वो अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ऐसा क्वेश्चन आया था वॉल्यूम लॉस का, ठीक है। अगर ये V प्रोपोर्शनल √T है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और डेटा दे के रखेगा और फिर उससे निकालना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन की आप इससे उम्मीद रख सकते हो, पर आने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है, पर आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है। अब आगे एवरेज रिलेटिव परमेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। ये भी उतना काम का नहीं है, पर फॉर्मूला है तो हम लिख लेते हैं। 1 = 1। हम यहाँ पे क्या लेंगे? ith पीसीस की क्या लेंगे? KH × के रिलेटिव। अब जिस लिक्विड की निकाल रहे हैं उस लिक्विड की यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है, ith पीसीस की अपन समेशन ऑफ KHI, ठीक है। अब ये क्या लिखा है मैंने? सिंपल ही है, देखो KH, ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है, उससे मल्टीप्लाई क्या करना है? रिलेटिव जो फर्स्ट पीसीस की है ऐसे ही के सबके साथ करना है, ठीक है। ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दिक्कत है? ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लिखा ऐसे है तो मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। KH1 + KH2। अब ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट दे दे और उसके साथ इसका डेटा दे दे तो आपको ये डायरेक्टली प्रोडक्ट ही पुट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ये मिल जाएगा कि एवरेज रिलेटिव ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था अगर वाटर वेट है तो क्रिटिकल वाटर सेचुरेशन ज़्यादा होगा, किससे? क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन से। और ऑयल वेट है तो क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन ज़्यादा होगा, किससे? क्रिटिकल वाटर सेचुरेशन से। इसके अलावा हम देख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं इसमें ही और एक चीज़ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पोर साइज ऑन परमेबिलिटी। अगर सारे पोर्स लार्ज है तो क्या होगा? अगर
लार्ज पोर्स है, ठीक है, और स्मॉल पोर्स है, ठीक है, उससे परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लार्ज है और स्मॉल पोर्स है, उससे क्या इफेक्ट आने वाला है हम वो देखने वाले हैं अभी। अब जो लार्ज पोर्स है, ठीक है, अगर सारे पोर्स लार्ज हो गए तो आप मुझे एक बात बताओ, क्रिटिकल वाटर सेचुरेशन और क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। और सारे पोर्स स्मॉल हो गए तो क्रिटिकल सेचुरेशन पे और क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर सारे पोर्स लार्ज है, ठीक है, तो ये इजीली मूव होगा, तो ये भी इजीली मूव होगा, ठीक है। तो SW की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली SOC की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस केस में दोनों उल्टा हो जाएगा, स्मॉल पोर्स है तो ये इजीली लार्ज पोर्स में ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा, तो क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और स्मॉल पोर्स है तो ये तो वैसे ही ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो लार्ज पोर्स में कैसा कर्व मिलेगा, स्मॉल पोर्स में कैसा कर्व मिलेगा। लार्ज पोर्स में दोनों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ये ऐसे वाइडली स्प्रेड कर्व मिलेगा। और स्मॉल पोर्स में ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू कम है तो ये इस ओर जाएगा, ये वैल्यू भी कम है तो ये यहाँ पे देखो SO की वैल्यू कम है तो 1 - SW की वैल्यू ज़्यादा है तो वो किस ओर जाएगा, ये वाला कर्व, ऑयल वाला। ये ऑयल का है, ये वाटर का है, ठीक है। तो दोनों को क्या हो गए, पुल अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने टेंशन देखा था वैसे पुल अपार्ट हो जाएंगे तो ये लार्जर होगा। लेकिन जब भी ये दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये इतने में ही समेट लेगा, ठीक है। तो जो ये रेंज है, ये जो कर्व की रेंज है, इसमें ज़्यादा मिलेगी। इसमें SWC की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है, और SOC की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है। तो 1 - SW की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो SW इस ओर बढ़ता है तो ये कम वैल्यू कहाँ होगी, इस ओर, और ये भी इस ओर जाएगा तो ये प्रेस अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो ये लो होगा। तो ये क्या है, स्मॉल पोर्स, ठीक है, इजी है। ये क्या है, स्मॉल पोर्स। आपको लॉजिक याद रखना है, बाकी सब खुदा पे छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरबर्डन की परमेबिलिटी पे हमने इफेक्ट देखी थी कि भाई फाई कम हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, परमेबिलिटी भी कम हो रही है। अब फाई कम हो रही है तो पोर्स कैसे हो गए, स्मॉल पोर्स हो गए। तो हम इफेक्ट इससे ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओवरबर्डन से स्मॉल पोर्स मिल रहा है तो रेंज क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बट आप एक चीज़ समझ लो, ओवरबर्डन की इफेक्ट देखते हैं रिलेटिव के पे, ठीक है। ये थी लार्ज पोर्स की इफेक्ट, स्मॉल पोर्स की इफेक्ट। अब देखते हैं ओवरबर्डन की इफेक्ट। ओवरबर्डन से क्या हो रहा है, हमारी फाई क्या हो रही है, लोअर हो रही है। क्यों, मैंने बताया था, डेंसिटी बढ़ रही है और फाई क्या हो रही है, लोअर हो रही है। जो ग्रेन है वो कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, डेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो फाई है वो लो हो रही है, ठीक है। ग्रेन एक दूसरे से नज़दीक जाके स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं और फाई को लोअर कर रहे हैं। तो इससे KRO पे क्या फ़र्क आएगा और KRW पे फ़र्क है, क्या दोनों पे सेम चेंजेस आएगा, नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्मॉल पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बड़े थे वो पोर्स क्या हो रहे हैं, जो लार्ज पोर्स थे वो क्या हो रहे हैं, स्मॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल हो रहे हैं तो स्मॉल पोर्स से क्या KRW पे उतना इफेक्ट होगा, नॉट इफेक्टेड। वाई नॉट इफेक्टेड, बिकॉज जो स्मॉल पोर्स हो रहे हैं ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड किस में होता था, स्मॉल पोर्स में होता था। क्यों, वाटर वेट रॉक है तो वाटर कहाँ ऑक्यूपाइड होता है, स्मॉल पोर्स में ऑक्यूपाइड होता है। तो KRW उतनी इफेक्टेड नहीं है। बट जो लार्ज पोर्स है वो कम हो रहे हैं तो KRO इफेक्टेड होगी और ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन चाहिए था, ठीक है, SWC की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल ऑयल सेचुरेशन है, ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये वाला कर्व किस ओर मूव करेगा, इस ओर, किससे, ओवरबर्डन से। और स्मॉल पोर्स तो अभी भी अवेलेबल थे, पहले भी अवेलेबल थे, तो उसमें क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है, तो इस कर्व पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपको ये नॉलेज होनी ही चाहिए अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर हो। रिलेटिव परमेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट हो रही है आप डेप्थ के साथ
जैसे ही डेप्थ इंक्रीज हो रही है ओवरबर्डन बढ़ रहा है, ग्रेन कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, परमेबिलिटी कम हो रही है। जो मैंने आगे बताया था कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, पर कोई यहाँ पे बंदा है तो वो दब जाएगा, और दब जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कचरा निकल जाएगा, यानी कि वो ग्रेन क्या हो रहा है, बाउंड हो रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरे के नज़दीक आके, और पोरोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्ट थी ओवरबर्डन की किस पे, के आर ओ पे, और के इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये डिक्रीज होगी। आगे बात करते हैं क्ले कंटेंट एंड मूवमेंट्स ऑफ द फाइन। ठीक है, क्ले से क्या इफेक्ट होगा, क्ले बहुत ही फाइन के मूवमेंट से क्या इफेक्ट होगा। क्ले क्या होती है, मिट्टी देखी है कभी आपने, खाई भी होगी कई सारों ने तो। ठीक है, अब कोई भी, ये सपोज करो ये कॉलम है, ये अपना क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या ये वाटर इसको अपने साथ लेके जाएगा, कब लेके जाएगा तो ये इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर की क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है, ग्रेन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। ये जो वेलोसिटी है वो किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, यानी कि हम कुछ फोर्स उसमें दे रहे होंगे इधर पंप से या किसी से। तो ये जो वाटर की वेलोसिटी है वो अगर ग्रेन की वेलोसिटी से ज़्यादा हो रही है तभी ये इसको ऊपर ले जाएगा। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी या फिर स्लीप वेलोसिटी। स्टॉक लो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, और हमारे पेट्रोलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे भी क्वेश्चन पिक हो रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चन केवल फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पिक हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे। पर कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि जब तक उस इफेक्टिव उसको वेलोसिटी मिलेगी तभी फाइन मूव होगा इन दी सेंस। अगर वाटर इसको मूव करवाना चाहता है तो जब तक इसको इफेक्टिव वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी कुछ वैल्यू से ज़्यादा होगी तभी यह मूव करेगा और परमेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, और वो रिलेटिव परमेबिलिटी को ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा क्योंकि ड्रैग फोर्स लगेगा जो फ्लो का रेजिस्ट कर रहा है। अब क्ले स्वेलिंग बैंड ओवर एस शेप कर्व ऑन वाटर सेचुरेशन हाई वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये लाइन है डांडेकर की, ठीक है, सॉरी तारिक अहमद की। इसका मतलब है ये जो हमारा कर्व था वो ऐसे मिल रहा था। ठीक है, वो कर्व अब ऐसे ना मिल के एस शेप की ओर मूव करेगा। एस शेप यानी कि इस तरह से ये एस शेप हुआ। ठीक है, सो ये हमें नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था, और अगर क्ले प्रेजेंट है तो हमें कौन सा शेप मिलने वाला है, एस शेप मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे एस शेप मिलेगा, जहाँ पे वाटर का सेचुरेशन हाई होगा। अब ये सेंटेंस को समझने के लिए आपको क्ले की केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करनी होगी। क्ले में क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है जो क्ले के पार्टिकल को बाउंड करता है। ठीक है, क्ले के पार्टिकल को बाउंड कर रहा है। अब हाई वाटर सेचुरेशन जहाँ पे है वहाँ पे ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा था, वो किस तरह से मूव बिहेव होगा, एस शेप में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्ले में क्या है, बाउंड वाटर है जो KRW को उतनी आसानी से कम नहीं होने दे रहा है, क्योंकि SW जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अगर क्ले प्रेजेंट है तो उसमें भी वाटर बाउंड है, तो टोटल वाटर सेचुरेशन बढ़ जाएगा ऑयल के हिसाब से, जो नॉर्मल कंडीशन पे था उसके हिसाब से। नॉर्मल कंडीशन पे हमारे पास सपोज करो जो SW था वो 90% है, जब क्ले प्रेजेंट होगा तो इसके पास भी ऑलरेडी अपना वाटर है, तो वो उसको उतनी ईजीली क्या होगा, रिड्यूस, इसके रिलेटिव परमेबिलिटी को उतना ड्रास्टिकली रिड्यूस होने नहीं देगा। तो ये ऐसे ड्रास्टिकली ना रिड्यूस होकर एस शेप लेने की ओर मूव करेगा। उसके बाद है टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, हायर टेम्परेचर लेसर द कॉर्नेट वाटर saturation and the widely spread curves as large pores। ठीक है,
लार्ज पोर्स में क्या था, अब टेम्परेचर इफेक्ट, अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हीटेड है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, विस्कोसिटी कम करता है, ठीक है। विस्कोसिटी कम होगी तो KRO क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो मोबाइल होने के लिए क्रिटिकल सैचुरेशन चाहिए था वो क्या होगा, लेस होगा। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो कर्व है वो ऐसे लार्ज पोर्स में जैसे वाइडली स्प्रेड हो रहे थे वैसे ही ये कर्व वाइडली स्प्रेड हुआ होगा, ठीक है। इससे ये हम पता कर सकते हैं। तो ये हमने पीछे क्या क्या देखा वो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक था हमारा। इसके बाद तो फिर रिलेटिव परमेबिलिटी में कुछ उतना बचता नहीं है, तो उसमें कौन कौन सा क्या क्या हमने इफेक्ट देखा वो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। तो पहले देखा हमने वेटेबिलिटी का, वो तो हम कब का देख के आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई वाटर वेट रॉक है, ठीक है, वाटर वेट रॉक है तो क्या होगा, अगर वाटर वेट रॉक है तो वाटर का क्रिटिकल सैचुरेशन हाई होगा, किससे, ऑयल के क्रिटिकल सैचुरेशन से। और ऑयल वेट रॉक था तो क्या मिल रहा था, SOC ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ अभी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो या फिर गैस से भी लिख सकते हो, ठीक है। वेटेबिलिटी, फिर पोर साइज़ का हमने डिस्कशन किया कि भाई अगर लार्ज पोर्स है, ठीक है, तो इजीली फ्लो होगा, तो कम सैचुरेशन हो जाएगा, SOC भी कम हो जाएगा, तो वाइडली स्प्रेड कर्व मिलेगा। थर्ड चीज़ हमने देखा वो है ओवरबर्डन इफेक्ट। ओवरबर्डन में हमने क्या देखा, जो लार्ज पोर्स थे वो रिप्लेस हो रहे थे, रिप्लेस्ड, लार्ज आर रिप्लेस्ड बाय स्मॉल, पोरोसिटी कम होने से। तो KRW पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन KRO पे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब ये मुझे नहीं बताना चाहिए क्यों डिक्रीज हो रहा है, स्मॉल पोर होने की वजह से, ठीक है। इसके बाद देखा क्ले कंटेंट का, तो उसमें S शेप जहाँ पे हायर सेचुरेशन है और फाइन पार्टिकल्स अगर है तो उसको अगर इफेक्टिव वेलोसिटी मिल जाए, ड्रैग फोर्स जो फाइन का ड्रैग फोर्स है उससे भी ज़्यादा फोर्स अगर उस पर इफेक्टिव लग जाए तो ये रिलेटिव के को कम कर लेते हैं। तो ये 4 इफेक्ट थे। और फिफ्थ वन टेम्परेचर का था। टेम्परेचर को आप डायरेक्टली याद रख लो, ये लार्ज पोर्स की तरह ही वर्क करेगा, इसमें विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थी सारी इफेक्ट है। इसके अलावा भी अगर आप इफेक्ट लेना चाहो तो आप वो हम UR में देखेंगे, ठीक है। UR में हम कैपिलरी नंबर देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे फिर, ठीक है। फिर हम वाटर फ्लडिंग में पिस्टन लाइक इफेक्ट देखेंगे। फिर 3 फेज परमेबिलिटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मत कीजिए। फिर सिग्निफिकेंट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी डेटा, हम इसमें एम्बिशन ड्रेनेज अगर हम लेते हैं तो उसका यूज़ कहाँ होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, केवल नाम लिख लीजिए, आप लिखने हो तो ड्रेनेज एंड एम्बिशन। अब ये तो लॉजिकल चीज़ें हैं, ये आपको रटनी नहीं है, आप जब देखेंगे वो चीज़ तब आपको पता चल ही जाएगा। ये होता है सॉल्यूशन गैस, ग्रेविटी ड्रेनेज, फिर गैस इंजेक्शन, ये सब में क्या होता है, ड्रेनेज होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन गैस होता है, ग्रेविटी इफेक्ट है या फिर वाटर गैस है, जहाँ जहाँ गैस है वहीं पे ही ड्रेनेज होगा, क्योंकि ऑयल उस टाइम पे क्या है, हमारी वेटिंग फेज, और वेटिंग फेज हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एम्बिशन कहाँ यूज़ होता है, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, वाटर फ्लड, इसमें हम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस से होगा, ठीक है, ऑयल डिस्प्लेसिंग गैस। अगर ऑयल है वो गैस को डिस्प्लेस कर रही है तो किसका सैचुरेशन बढ़ रहा है, वेटिंग फेज का सैचुरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम में क्या वेट होता है, ऑयल वेट होता है, और वाटर इनफ्लक्स, ठीक है। जहाँ पे भी वाटर की बात आएगी वहाँ पे एम्बिशन प्रोसेस ही होगा, क्योंकि वेटिंग फेज ऑयल है, जहाँ पे ऑयल की बात आए, गैस की बात आएगी वहाँ पे ऑयल वेटिंग फेज होता है, तो वहाँ पे ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो ड्रेनेज। तो ये आपको याद नहीं रखना, आपको ये समझ लेना है, उसके बाद आप आंसर कर पाओगे। तो ये थी हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको ये जो 2 सेंटेंसेस मैंने बोले ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं भी आए हैं तो भी आपको कोई इश्यू नहीं है, आप इतना याद रखो, एम्बिशन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द
एम्बिशन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्रेनेज। ओके, फिर ड्रेन, या फिर ऐसे याद रखो, ड्रेनेज है तो हर जगह वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके, वेटिंग फेज का मोबिलिटी हायर वेटिंग फेज सेचुरेशन पे, किससे, एम्बिशन प्रोसेस की वेटिंग फेज की मोबिलिटी लूज होती है उस पे। नॉन वेटिंग में याद रखो नॉन वेटिंग फेज, हर जगह नॉन वेटिंग नॉन वेटिंग नॉन वेटिंग। तो ये था हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।